जय हिंद दोस्तों। आज का जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का क्लास है इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर हम लोग ट्रांसलेशन बनाना शुरू करेंगे आज से, जिसमें इन्फिनेटिव से मैंने शुरुआत किया है। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया है कि इन्फिनेटिव जो होता है इसको कई पार्ट में सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एक सिंपल इन्फिनेटिव होता है, सिंपल इन्फिनेटिव जिसमें आता है एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल इन्फिनेटिव है जो बताता है कि कोई भी एक्शन अभी होना बाकी है, यानी कि इस वर्ब में जो भी एक्शन होगा वो अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव ये दिखाता है कि कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में चल रहा है, ऑनगोइंग एक्शन। अब प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है, ये मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये मेन वर्ब तो कभी बनता नहीं है। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव जो है ये बताता है कि एक्शन हो चुका है, एक्शन हो चुका है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ये समय का ज्ञात आपको मेन वर्ब के टाइम के अनुसार लगाना होगा। और एक और आपका है वो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव यानी कि ये चार फॉर्म में सब डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कहता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, और ये काम पास्ट में शुरू होके अभी भी चल रहा है, या पास्ट में शुरू होके पास्ट में ओवर द पीरियड खत्म हुआ है, या पास्ट में शुरू होके ओवर द पीरियड फ्यूचर में खत्म होगा। ये मेन वर्ब के टाइम के अनुसार पता चलेगा। स्ट्रक्चर ये V1 प्लस 2 प्लस V1 है। पैसिव अगर बनाएंगे तो 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। अगर इसी का पैसिव बनाएंगे तो 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाते हैं, जो आज हम लोग देखेंगे। परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होता है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव में। और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो टू हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका एक्टिव पैसिव दोनों होगा। और इसका सिर्फ एक्टिव बनता है टू बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा टू हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो हम लोग आज जो सीखेंगे सिंपल इन्फिनेटिव से एक्टिव और पैसिव जो है उसके आधार पे आपको कुछ ट्रांसलेशन बनाना है, और बारी बारी से नॉन फाइनाइट वर्ब में चाहे वो इन्फिनेटिव का हो, या फिर आप पार्टिसिपल में जाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल, ये जीरंड, इन सब का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा है। बच्चे हमेशा इस बात का आग्रह किए हैं कि सर ट्रांसलेशन हमें बताइए नॉन फाइनाइट के बारे में, हर एक पार्ट और पार्टिकल से ये नॉन फाइनाइट के ऊपर। तो आज मैंने शुरुआत की है, इन्फिनेटिव से शुरू कर रहे हैं, इसको बनाना शुरू करिए। दोस्तों आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का अवेल करिए। और साथ ही साथ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के साथ आपको एडिशनल जो न्यूज़पेपर रीडिंग है इंग्लिश का, या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का क्लास है, या प्रैक्टिस बैचेज हैं, वो सब आपको इसके साथ फ्री दी जाती है। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है मैं खाना बनाने ही वाला हूँ। मैं खाना बनाने ही वाला हूँ, देखिए ये इन्फिनेटिव का है, मतलब खाना बनाने का काम अभी बाकी है। तो आई एम टू कुक, आई एम टू कुक। तो ये देखिए ये एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और मैं क्या करने वाला हूँ, खाना बनाने वाला हूँ। ये हमारा जो है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है जो वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद आता है, लेकिन वर्ब के बाद जो आता है इन्फिनेटिव उसको हम वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई एम टू कुक, और कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव बन सकता है, यहाँ पे ये नाउन इसको मानेंगे, क्योंकि नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और एडजेक्टिव का। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, और जब ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनता है तभी हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फूड इज टू बी कुक्ड,
कुक्ड बाई मी। एजेंट को सही जगह पे रखिएगा। अब आई एम टू कुक है, इसका मतलब है कि मैंने खाना बनाया है, नहीं। आई एम टू कुक यानी आई विल कुक, मैं खाना बनाऊंगा, मतलब एक्शन अभी बाकी है। इसको अगर मैं बोलूं थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखाने के लिए कि मुझे, मैं खाना बनाने ही वाला हूं, तो आप बोलते हैं ना आई एम अबाउट टू कुक, आई एम जस्ट टू कुक, या आई एम जस्ट अबाउट टू कुक। तो इससे इंटेंसिटी बढ़ेगा कि बिल्कुल एकदम खाना बनाने को ही हूं, एकदम जस्ट बनाने वाला हूं। आई एम टू कुक, मैं खाना बनाने को हूं, यानी खाना बनाने वाला हूं। और आई एम अबाउट टू कुक, इसका मतलब मैं लगभग खाना बनाने को हूं, या जस्ट टू कुक, या आई एम जस्ट अबाउट टू कुक। या हम इसी वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू कुक। आई एम गोइंग में एम फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, गोइंग मेन वर्ब, और इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 2+V1 लिखा है, उसका मतलब समझेंगे कि विल कुक, टू प्ले यानी विल प्ले। ये सारे इन्फिनेटिव के लिए नहीं है, ये सिंपल इन्फिनेटिव की बात मैं कर रहा हूं। तो पहले सेंटेंस में आपका पहला और दूसरा दोनों का जवाब मिला, चूंकि दोनों, पहला एक्टिव था, ये पैसिव था। फूड इज टू बी कुक्ड बाई मी, या फूड इज जस्ट टू बी कुक्ड बाई मी, फूड इज अबाउट टू बी कुक्ड बाई मी, फूड इज जस्ट अबाउट टू बी कुक्ड बाई मी, या फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाई मी, सब सही है। सही है, खाना मेरे द्वारा बनाए जाने को है। तो हम कैसे बना सकते हैं, फूड इज टू बी कुक्ड बाई मी, फूड इज टू बी कुक्ड बाई मी, या हम यहां लगा सकते हैं फूड इज जस्ट टू बी कुक्ड बाई मी, अबाउट टू बी कुक्ड बाई मी, या हम कह सकते हैं जस्ट अबाउट टू बी कुक्ड बाई मी, या गोइंग टू बी कुक्ड बाई मी। ये पैसिव है। एक्टिव से पैसिव बोलते हैं तो वाक्य के मीनिंग पे कोई अंतर नहीं होता है। दिस इज ओनली द मैटर ऑफ शिफ्टिंग एम्फेसिस। अगर आपको डूअर पे एम्फेसिस डालना है तो आप डूअर को पहले रखिए। यहां देखिए फुड डूअर नहीं है, नॉन डूअर है, तो हमारा एम्फेसिस बस इस पे शिफ्ट हुआ है। तो एक्टिव और पैसिव जब भी हम अंग्रेजी बोलना चाहें, लिखना चाहें, तो एक्टिव पैसिव का सिर्फ और सिर्फ जानने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें एम्फेसिस किस पे शिफ्ट करना है। तो उसके अनुसार हम डूअर पे शिफ्ट करना है तो एक्टिव, एंड वाइस वर्सा। अगला है वह खाना बनाते प्रतीत हो रहा है, यानी कि काम ऑन गोइंग है, यानी ऑन गोइंग एक्शन को दिखा रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आप सब लोग ट्राई करें। जब तक मैं यहाँ पे लिखता हूं आप सोचते भी रहें। तो हम ऐसे कह सकते हैं, वह प्रतीत हो रहा है, तो ही सेम्स, सेम्स जो है स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी में चलेगा नहीं, तो ही सेम्स टू बी कुकिंग। तो यहाँ टू बी प्लस B4 जो है ये हमारा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। ही सेम्स टू बी कुकिंग, बोलते हैं ना ही सेम्स टू बी कुकिंग, वह खाना बनाते हुए प्रतीत हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ही सेम्स के जगह अगर हम चाहें तो साउंड्स भी लगा सकते हैं या अपीयर्स भी लगा सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है। हम चाहें तो इसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर बनाएं तो ऐसे भी बना सकते हैं, इट सीम्स दैट ही इज कुकिंग। तो अगर कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ही सीम्स टू बी कुकिंग या इट सीम्स दैट ही इज कुकिंग, दोनों का मतलब एक ही है। इट सीम्स दैट या इट अपीयर्स दैट, इट साउंड्स दैट ही इज कुकिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक कंजंक्शन से एक अलग क्लाउज हो गया और एक अलग क्लाउज हुआ, और यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब बन ही नहीं सकता कभी भी। आ रहा है समझ में? चलिए आप लोग भी कोशिश करें बनाने का। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है दोस्तों, वह बहाना कर रहा है किताब खो जाने का, यानी कि जो बहाना कर रहा है उसके पहले किताब खो गया है, यानी कि किताब पहले खोया है, यानी कि ये एक्शन जो है कंप्लीट है। तो कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए इन्फिनेटिव जो यूज करते हैं वो क्या होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव, यानी कि टू हैव प्लस V3 एक्टिव में और पैसिव में टू हैव बीन प्लस V3। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह बहाना बना रहा है, ही इज प्रिटेंडिंग। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि आप इसको ऐसे भी चाहें तो बना सकते हैं, ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही हैज लॉस्ट हिज बुक। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये दो क्लाउज हो गया हमारा। तो अगर हम इसी को चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ही इज प्रिटेंडिंग टू हैव लॉस्ट
हिज बुक। तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये तो हमारा मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो हमारा ये है, सही है ना। तो ये हमारा सिंपल है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, ईरर के हिसाब से क्या हो सकता था, अगर हम यहाँ टू हैव लॉस्ट की जगह टू हैव बीन लॉस्ट कर देते तो क्या हो जाता, गलत। क्योंकि क्यों गलत होता, जरा सोच के बताइए, सोचिए। इसलिए कि ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव ही स्ट्रक्चर रहेगा ना, तो पैसिव स्ट्रक्चर लगाते तो ये गलत हो जाता। अगर मैं यहीं पे लिखता ही इज प्रिटेंडिंग फॉर द बुक, तो बुक हो जाता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले है तो फिर यहाँ टू हैव बीन लॉस्ट हो जाता। समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा अगला वाक्य देखिए, मुझे दुख है देर से पहुंचने का, यानी कि यहाँ भी एक्शन जो हुआ है हो चुका है, तभी तो दुख होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम सॉरी। दुख के लिए और क्या क्या वर्ड हो सकता है, आई एम सॉरी, आप सोचिए। और चूंकि एक्शन हो चुका है उसके बाद हम दुखी होंगे, टू हैव रीच्ड लेट, पहुंचे तो हैं लेकिन लेट पहुंचे हैं। तो आई एम सॉरी भी सही है, आई एम रिग्रेटफुल भी यहां लिख सकते थे, यहां रिपेंटफुल भी लिख सकते थे, है ना। यहां पे अपोलोजेटिक भी लिख सकते थे, रिमोर्सफुल भी लिख सकते थे। ये एडजेक्टिव है। आई एम सॉरी टू हैव रीच्ड लेट, टू हैव बीन रीच्ड करते तो क्यों गलत होता बताइए, क्योंकि इसका पैसिव होगा नहीं, क्योंकि रीच तो यहाँ हमारा इंट्रानिटिव वर्ब है और यहाँ पे डूअर पहले है और इसके पहले कोई नॉन डूअर भी नहीं है। तो कई पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि हमें स्ट्रक्चर को एक्टिव रखना है कि पैसिव रखना है। इसी वाक्य को अगर आप चाहते तो ऐसे ही बना सकते थे, आई एम सॉरी दैट आई हैव रीच्ड लेट, लेकिन वो क्या होता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्रिसाइज रहना है और करेक्ट रहना है। अगला वाक्य देखिए, वह दावा कर रहा है सुबह से दौड़ते रहने का, यानी कि वह दावा कर रहा है, तो आप एक सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हैं जो आपको पता है, ही इज क्लेमिंग दैट ही हैज बीन, कौन सा टेंस लगा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, करेक्ट है ना बिल्कुल दोस्तों, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, he has been running since morning। तो यहाँ पे एक पूरा मेन क्लाउज हो गया, इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लाउज दो क्लाउज, तो दो मेन वर्ब होना चाहिए। अब हम इसी को बता रहे हैं कि क्या हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव के जरिए नहीं बना सकते थे, कर सकते हैं। तो he is claiming to have been running, और इसका पैसिव तो बनना ही नहीं है, to have been running since morning। तो कितना कन्वीनियंटली प्रिसाइजली हमने अपनी बातों को कह दिया, है ना। ये आर्ट सीखना है दोस्तों, और यही चीजें आपको बार बार मिलेगा। हमेशा तो जरूरी नहीं है ना कि जो चीज आपने कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट रहेगा, या थोड़ा उसमें अपग्रेडेशन भी होता है। तो ये चीजें जो है, आप जब भी अच्छे राइटर की बुक पढ़ेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो आपको जो राइटिंग से जो आपका साक्षात्कार होगा वो इसी स्तर का आपको अब मिलने वाला है। जिस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं उस स्तर में आपको इन्हीं सब चीजों के साथ चलना होगा। तो मैं दोनों बातों को समझा के लेके चल रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान रहे, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, मुझे इस किताब को खरीदना है। तो क्या बनाएंगे, मुझे इस किताब को खरीदना है, तो खरीदना है यहाँ ऑब्लिगेशन का भाव है, तो हैज टू हैव टू के हिसाब से भी बनाएंगे, या मोडाल नीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव टू छोटी मोटी खरीदारी के लिए परचेज का प्रयोग करेंगे, बड़ी के लिए बाई। आई हैव टू परचेज दिस बुक, ठीक है। इसमें हैव क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। आई हैव टू परचेज दिस बुक, या हम कह सकते हैं आई नीड टू परचेज दिस बुक। तो यहाँ थोड़ा सा भाव मूड बदल जाएगा, इंटेंशन बदल जाएगा। यहाँ आवश्यकता है, मतलब इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसिटी, और यहाँ पे आई हैव ऑब्लिगेशन का भाव दे रहा है। तो आई हैव टू परचेज दिस बुक, इसी को अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन डूअर पहले आ जाएगा, दिस बुक, और नॉन डूअर के नंबर के हिसाब से हैज लगेगा, और टू बी परचेज्ड बाय मी। तो समझ रहे हैं ना, वॉइस जो हम पढ़ रहे हैं, वॉइस का जो सीरीज चल रहा है, इसमें एकमात्र उद्देश्य है ये समझाने का
कि दोनों रास्ते आपके सही हैं, एक्टिव से बोलिए पैसिव से बोलिए। प्रेफर हम हमेशा सब्जेक्ट को शुरू में रख के करते हैं, यानी डूअर को। लेकिन अगर नॉन डूअर पे हमारा इंटरेस्ट है, उस पे हम एम्फेसिस या इंटेंसिटी डालना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर पैसिव वॉइस, बट मीनिंग मस्ट बी आइडेंटिकल, आइदर वी आर गोइंग थ्रू द एक्टिव वॉइस पैटर्न और पैसिव वॉइस, बोथ कैरी द सेम मीनिंग। चलिए, इस सेंटेंस का भी आपने बना लिया, उसका एक्टिव पैसिव मैंने एक साथ बता दिया। और मैं बता दूं कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे लेते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस बैच, न्यूज़पेपर रीडिंग का अलग कोर्स है, वो भी आपको फ्री मिलता है, और डिस्क्रिप्टिव का है वो भी फ्री मिलता है। तो एंजॉय करिए, इससे बढ़िया कोर्स दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा। अंग्रेजी सीखने के हिसाब से ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी कोई भी टीचर सही मायने में अंग्रेजी आज हिंदुस्तान में बहुत कम होंगे, बिरले एक दो होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूं जो सही मायने में सिखा रहे हैं, वरना चाहे तो बिल्कुल झूठ सच करके कॉमर्शियलाइज कर दिए हैं अपने चीजों को, अच्छे तरीके से उसको पैकेट बना के बेच रहे हैं, लेकिन अंदर में खोलेंगे तो कुछ नहीं है, पूरा करकट ही है। लेकिन मेरे पास जो चीजें हैं वो जिंदगी के साथ आपको मतलब ये चीजें समझ में आएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जब डिफिकल्टीज आपके जीवन में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि ये जो कोर्स हमने पढ़ा है ये वाकई हमारे लिए हर जगह वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि इसमें सर रिकॉर्डेड क्लास में सारे क्लास के पढ़ाए हुए सारे अनुभवों को रखा गया है, पूरा ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग से हिसाब किताब दे रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ाने के हिसाब से अलग दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उस हिसाब से डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से अलग लेके चल रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट इंग्लिश है जो आपको कहीं भी कोर्स करते हैं तो 100-150 घंटा में खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका 500-600 घंटे का पूरे तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं ग्रामर पढ़ेंगे तो वोकेबलरी पे कम ध्यान है, वोकेबलरी है तो रीडिंग पे कम है या राइटिंग पे, पूरा सब चीज पे फोकस है, जरूर पढ़िए। अगला वाक्य है, देखिए छोटा सा वाक्य है, आप जरा एक्सप्रेस करिए कितना सिंप्लिसिटी और लुसिडिटी के साथ आप एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, जरा बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ खोने को कुछ भी नहीं है, तो बोल सकते हैं देयर इज नथिंग टू लूज होगा या टू बी लॉस्ट, टू बी लॉस्ट हियर, क्योंकि यहां नथिंग जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अगर यही होता कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर डूअर को हम पहले रखते तो होता आई हैव नथिंग टू लूज हियर। ठीक है, वैसे बोलचाल में दोनों चल जाता है, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट या देयर इज नथिंग टू लूज, लेकिन सही तरीका यही है बोलने का, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट या आई हैव नथिंग टू लूज। चलिए दोस्तों, लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लेस्ट, यह पढ़ने का समय है, तो आप यहां लिख सकते हैं इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज राइट टाइम टू स्टडी। इसका मतलब है सही समय है पढ़ने का। हालांकि इट इज टाइम का मतलब एक फ्रेज भी होता है जिसका मतलब होता है इट इज ऑलरेडी लेट, मतलब समय पहले ही निकल चुका है। तो इट इज टाइम का मतलब इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज अ राइट टाइम, इसका मतलब ये है टू स्टडी, इट इज राइट टाइम स्टडी दिस बुक। अब अगर हम ये बनाते हैं, इसी को अगर पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर लगाना है, फॉर दिस बुक। अब बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो फिर यहां पे क्या लगाएंगे, टू बी स्टडीड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जहां भी रहें मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।